ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही अनिका बूढ़े बाबा के कमरे में गई, अनिका ने देखा राजलक्ष्मी ने बूढ़े बाबा को मजबूती से एक कंधे से पकड़ रखा था और बूढ़े बाबा अपनी दोनों टांगे बिस्तर पर रखकर हैरानी से यहाँ वहाँ देख रहे थे। अपने सामने खड़े हॉस्पिटल के स्टाफ को बूढ़े बाबा तकिए और बर्तन फेंक कर दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, मैं स्वाति की बेटी से मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। राजलक्ष्मी बूढ़े बाबा को समझाने की कोशिश कर रही थी। राजलक्ष्मी ने बूढ़े बाबा से कहा, देखिए अभी अभी आप लंबी बेहोशी से बाहर आए हैं, अगर आप इस तरह से अपने दिमाग को जोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप फिर से बेहोश हो जाएं। बूढ़े बाबा के झुलसे हुए चेहरे से उनकी छोटी छोटी आंखें दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में काफी परेशानी नजर आ रही थी। उनकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। तेज रोशनी की वजह से बूढ़े बाबा अपनी आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रहे थे, मगर वह कमरे में चारों तरफ खड़े लोगों को देखकर काफी हैरान थे। उनकी आंखें किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी राजलक्ष्मी की नजर कमरे में आई अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम अच्छा हुआ आप आ गईं। देखिए ना, बूढ़े बाबा किसी की बात नहीं मान रहे। अगर इसी तरह हुआ अपने दिमाग पर स्टेट डालते रहें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तभी अनिका बूढ़े बाबा के पास गई और अपना एक हाथ बूढ़े बाबा के हाथ पर रखकर कहा, मैं आ गई हूँ। जैसे ही बूढ़े बाबा की नजर अपने सामने खड़ी अनिका पर पड़ी, अचानक ही वह बिल्कुल शांत हो गए और कुछ देर तक अनिका का चेहरा देखते रहे। बूढ़े बाबा का चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था। उनकी हाथों की चमड़ी भी काफी हद तक जली हुई थी। अनिका के हाथों पर अपना जला हुआ हाथ रखकर बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनिका भी बूढ़े बाबा से अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, मगर वह यह भी जानती थी कि बूढ़े बाबा के दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। अनिका ने बूढ़े बाबा से कहा, देखो अब मैं यही हूँ आपके पास, आप जितनी चाहे बातें कर सकते हैं मुझसे, मगर उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। आप चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाइए और कुछ फल खा लीजिए। काफ़ी देर बाद आपकी अपनी बेहोशी से बाहर आए हैं। आपका शरीर इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है। अनिका की बात सुनते ही बूढ़े बाबा अनिका की कही हुई बात को दोहराने लगे, कमज़ोर है मेरा शरीर, कमज़ोर है। बूढ़े बाबा अनिका की बात सुनकर शांत तो हो गए थे, मगर मन ही मन वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का एक संदेश है। अनिका ने बूढ़े बाबा को बिस्तर पर बिठाते हुए पूछा, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे। बूढ़े बाबा ने अनिका का हाथ कसकर पकड़ रखा था और कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक बूढ़े बाबा को कुछ याद आया। बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, तुम्हारी माँ चाहती थी कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। अनिका ने बड़ी धीमी आवाज में बूढ़े बाबा से पूछा, बताइए क्या कहना चाहती थी वह मुझसे। बूढ़े बाबा ने यहाँ वहाँ देखते हुए बड़ी धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम्हें बच्चे को जन्म देना होगा। बूढ़े बाबा की यह बात सुनकर अनिका शॉक हो गई। अनिका ने हैरानी से बूढ़े बाबा को पूछा, मगर क्यों। अनिका का सवाल सुनते ही बूढ़े बाबा फिर से परेशान हो गए। वो अपना एक हाथ अपने माथे पर रखकर अपना सिर खुजलाने लगे और मन ही मन अपने आप से कहने लगे, क्यों करना होगा तुम्हें ऐसा। वह तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे आगे की बात बूढ़े बाबा भूल चुके थे और वह किसी तरह वह बात याद करने की कोशिश कर रहे थे। अनिका राजलक्ष्मी अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त बूढ़े बाबा का अपने दिमाग से ज़्यादा जोर देना सही नहीं होगा। राजलक्ष्मी और अनिका दोनों बूढ़े बाबा को शांत करने की कोशिश करने लगे, मगर बूढ़े बाबा अपना सिर खुजलाते हुए गहरी सोच में डूब गए। फिर अचानक ही अपनी आंखें खोलकर बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, वह तो मुझे याद नहीं आ रहा, मगर तुम्हें बच्चे को जन्म देना होगा अभी इसी वक्त, यह बहुत जरूरी है। जाओ जाओ, इसी वक्त तुम्हें बच्चे को जन्म देना होगा। बूढ़े बाबा पूरी तरह से पैनिक हो चुके थे। उन्होंने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को धकेल दिया। बूढ़े बाबा को अचानक इतना एक्साइट होते हुए देखकर अनिका ने बूढ़े बाबा से कहा, देखिए आप शांत हो जाइए, मैं 6 साल पहले जुड़वा बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ, मैं माँ हूँ 2 बच्चों की। अनिका की बातें बूढ़े बाबा को कानों पर पड़ रही थी,
मगर अनिका की बात बूढ़े बाबा के दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। वह बार बार एक ही चीज दोहरा रहे थे, तुम्हें माँ बनना होगा, तुम्हें बच्चे को जन्म देना होगा। अनिका ने इस बार बूढ़े बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, मगर क्यों? बताइए मुझे, ऐसा क्यों चाहती थी मेरी माँ? बूढ़े बाबा फिर से कुछ सोचने लगे। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े बाबा ने कहा, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। बूढ़े बाबा के चेहरे पर उनकी परेशानी साफ नजर आ रही थी। जले हुए चेहरे के बीच से उनकी छोटी छोटी आंखें भारी होती नजर आने लगी थी। बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। यह कहते हुए बूढ़े बाबा की सांसें भारी होने लगी। अनिका ने हॉस्पिटल स्टाफ की मदद से बूढ़े बाबा को फिर से अपने बिस्तर पर लिटाया और बूढ़े बाबा के माथे पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने कहा, देखिए, इस वक्त आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इस वक्त अपने दिमाग को ज़्यादा जोर मत दीजिए। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब आपको सब कुछ याद आ जाएगा और तब आप मुझे बताइएगा कि मेरी माँ मुझसे क्या कहना चाहती थी। बूढ़े बाबा अनिका को देखते देखते मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहे थे। वह जो कुछ भी बड़बड़ा रहे थे उनके शब्द किसी को समझ नहीं आ रहे थे, मगर धीरे धीरे बूढ़े बाबा गहरी नींद में सो गए। जैसे ही बूढ़े बाबा सो गए, राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये फिर से नॉर्मल हो गए हैं? कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, देखो, अब यह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेटेड करने लगे हैं, मुझे लगता है इनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, मगर फिर यह इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे कि तुम्हें माँ बनना होगा, बच्चों को जन्म देना होगा? क्या अब तक इनके दिमाग से पागलपन का असर कम नहीं हुआ? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, अभी अभी उन्हें होश आया है, मुझे लगता है उनकी एंजाइटी कम होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि इनके दिमाग की अब कंडीशन कैसी है। इन्हें कुछ देर आराम करने देना चाहिए। एक बार इनकी फिजिकल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाए उसके बाद मैं फिर से इनकी ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। अनिका जानती थी बूढ़े बाबा के पास उसकी माँ से जुड़े कई राज थे, पर अगर बूढ़े बाबा ने अपनी दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया तो उनकी कंडीशन पहले से और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। बूढ़े बाबा के कमरे से निकलने के बाद अनिका सीधे मयूर गुलेरिया के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगी। जब वह मयूर के कमरे के पास पहुंची तो अंदर से मयूर की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। मयूर नर्स से कह रहा था, आज तुम मुझे अपने हाथों से सेब खिला रही हो तो अपने आप को मुझसे ताकतवर समझ रही हो, मगर तुम जानती नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। हाँ, इस वक्त मेरा पूरा शरीर फ्रैक्चर हो चुका है तो तुम सबको मेरी पटिया देखकर हंसी आ रही हो, मगर मैं इतना बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एक साथ 10-10 लोगों के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। तुम जानती नहीं मैं कितना ताकतवर हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब तुम्हारे सामने 10-10 लोगों से मुकाबला करूँगा, तब तुम्हें एहसास होगा मेरी ताकत का। अनिका चुपके से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। अनिका चुपचाप एक कोने में खड़े होकर नर्स और मयूर की बातें सुनने लगी। नर्स ने जब सेब का एक टुकड़ा मयूर के मुंह में रखते हुए कहा, मगर इस वक्त आपको हमारी बात सुननी होगी, वक्त पर खाना खाना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो आपने अभी अभी यह सब जो कहा वह कभी सच नहीं होगा। नर्स की बात पर मयूर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम मुझ पर इस तरह हुक्म नहीं चला सकती। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और यह मत समझना कि मैं जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर लेटा रहूँगा। तुम मेरी बहन को नहीं जानती। मयूर की बात बीच में काटते हुए नर्स ने एक और सेब का टुकड़ा उसके मुंह में रखा और कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी बहन डॉक्टर अमृता अनिका है और वह चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। सेब का टुकड़ा चबाते हुए मयूर ने कहा, अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बहन मार्शल आर्ट की बहुत बड़ी। आगे कहने से पहले मयूर रुक गया और अचानक ही टॉपिक बदलते हुए नर्स से कहने लगा, छोड़ो अब, तुमसे ये सारी बातें क्यों कहूँ। तुम क्या करोगी यह जानकर कि मेरी बहन कितनी पावरफुल है, मगर इतना ज़रूर सुन लेना कि मेरी बहन इतनी पावरफुल ज़रूर है कि मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं फिर से चैंपियनशिप में उतरूंगा और रेसलिंग चैंपियन बनकर दिखाऊंगा। अनिका ने जब मयूर की बात सुनी तो अचानक ही अनिका को ऐसे लगने लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हजारों टन का बोझ रख दिया था। मयूर को विश्वास था कि उसकी बहन अनिका उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देगी। मयूर के इस विश्वास का अनिका पूरी तरह उतर पाएगी या नहीं,
यह बात तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी, मगर इस वक्त मयूर को फेस करने की हिम्मत अनिका में नहीं थी। इसलिए बिना मयूर से मिले ही अनिका चुपचाप उसके कमरे से बाहर चली गई। अनिका भी चाहती थी कि मयूर बिल्कुल पहले की तरह फिट हो जाए, मगर यह काम बहुत मुश्किल था। ऐसे ट्रीटमेंट में कई बार पेशेंट और डॉक्टर के हौसले टूट जाते हैं। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि आज मयूर जिस हालत में था, कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदार अनिका थी। अगर अनिका की दुश्मनी उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से थी, तो शायद मयूर आज भी पहले की तरह अनिका के साथ मजबूती से खड़ा होता। मयूर के कमरे से निकलने के बाद अनिका करण गुलेरिया को विजिट देने स्पेशल वार्ड चली गई। जैसे ही अनिका करण गुलेरिया के कमरे में एंटर हुई, करण गुलेरिया ने अपने हाथों से फ़ोन नीचे रख दिया। अनिका करण गुलेरिया के पास आकर बैठ गई और बिस्तर के पास रखे सारे रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ने लगी। अनिका का ध्यान पूरी तरह से रिपोर्ट पढ़ने में था। तभी करण गुलेरिया ने धीरे से अनिका से कहा, मैं जानता हूँ तुम मयूर से मिलने गई थी। करण गुलेरिया की बात सुनकर अनिका हैरान जरूर हुई थी, मगर उसने अपनी आंखें रिपोर्ट पर जमाई रखी। करण गुलेरिया ने धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, मैं जानता हूँ मयूर को वह कभी अपनी इस हालत पर का दोष तुम्हें नहीं देगा। तुमसे एक डॉक्टर होने के नाते जो कुछ भी बन पड़ता है वह ज़रूर करना, मगर इतना याद रखना कि अगर मयूर ठीक नहीं हो पाया तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हर इंसान अपना नसीब लेकर पैदा होता है। करण गुलेरिया की बात सुनने के बाद अनिका ने अपने हाथ में पकड़े हुए रिपोर्ट फिर से अपनी जगह पर रख दिए। अचानक बाप बेटी के बीच में बिना कहे बहुत कुछ कम्युनिकेट हो रहा था। कमरे में बिल्कुल शांति थी, मगर दोनों के दिल में बहुत बड़ा इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा था। अचानक ही करण गुलेरिया ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, वैसे मुझे लगता है कि मैं अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। कुछ ही दिनों में मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। अनिका ने अपनी नज़र झुकाए रखी। कुछ देर और खामोश रहने के बाद अनिका अचानक ही अपनी जगह से खड़ी हुई करण गुलेरिया से कहा, आपकी रिपोर्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। जैसे ही अनिका ने जाने की बात कही, करण गुलेरिया ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी जा रही हो बेटा? अनिका ने बिना मुड़े करण गुलेरिया से कहा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। यह कहने के बाद अनिका करण गुलेरिया के वार्ड से बाहर निकल गई। अपनी कार में बैठने के बाद अनिका ने अपने फ़ोन से फिर से उस अननोन नंबर पर एक मैसेज टाइप करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो मेरा माँ बनना क्यों ज़रूरी था? अनिका बेसब्री से मैसेज की रिप्लाई का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अनिका की फ़ोन स्क्रीन पर उस अननोन नंबर से जवाब आया। उस आदमी ने अनिका को मैसेज करके बताया, अगर तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया होता तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह जवाब पढ़कर अनिका शॉक हो गई। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह आदमी मजाक कर रहा था या उसकी बातों में कोई सच्चाई थी, वरना यह कैसे हो सकता था कि अगर वह माँ नहीं बनी तो उसकी मौत हो जाएगी। दोनों बातों के बीच का कनेक्शन नहीं पा रही थी। अनिका ने फिर से मैसेज करते हुए उस आदमी से पूछा, मगर ऐसा क्यों? कुछ देर बाद जब अनिका ने देखा कि उस आदमी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तब अनिका ने वाट वाला इमोजी भेजा। कुछ वक्त जब अनिका ने देखा कि उस आदमी ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, तब अनिका ने उस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश की, मगर उस नंबर पर कॉल नहीं लग पा रहा था। नंबर लगाने पर बार बार एक ही रिकॉर्डिंग बज रही थी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट अवेलेबल। कुछ देर बाद उस नंबर से फिर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अब एक छोटे बच्चे की तरह मुझे परेशान करना बंद करो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से जुड़ा इतना बड़ा राज जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होगा। उस आदमी के मैसेज पर अनिका ने रिप्लाई दिया, यह कभी नहीं हो सकता। अनिका के जवाब पर कुछ ही देर में फिर से रिप्लाई आया, तो फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हें आगे कुछ भी बताऊंगा। यह रिप्लाई मिलती ही मैसेज से अनिका ने इरिटेट होकर अपना फ़ोन कार की पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। कुछ देर तक अनिका कार में बैठी सोचती रही कि आखिर अनिका की ज़िंदगी और माँ बनने के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद जब अनिका को कोई लॉजिकल रीजन नहीं सूझा, तब अनिका ने कार स्पेशल डिपार्टमेंट की ओर मोड़ ली। जब अनिका स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस पहुंची, तब उसने देखा इंटरोगेशन रूम में व्योमा कमरे के एक कोने में बेंच पर बैठी हुई थी। व्योमा के बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर मेकअप पूरी तरह बिगड़ चुका था, मगर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे देखकर
यह एहसास हो कि व्योमा ने अभी अभी कोई बहुत बड़ा काम पूरा किया था। इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका ने अनिका को यह बताया कि उन्होंने काफ़ी देर तक व्योमा की इंटरोगेशन की तरह, मगर वह अब तक व्योमा से कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलवा नहीं पाए हैं। इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका की बात सुनने के बाद अनिका धीरे से जाकर व्योमा के सामने बैठ गई। व्योमा की शारीरिक हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी, मगर व्योमा की आंखों में से लग रहा था कि व्योमा मेंटली काफ़ी शांत और रिलैक्स्ड थी। व्योमा का इस तरह का कॉन्फिडेंस देखकर अनिका ने कहा, क्या लगता है तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे? हर जेल की दीवार कच्ची नहीं होती। इस गलतफहमी में मत रहना कि वापस यहाँ से भागने में कामयाब हो जाओगी। अनिका की इस बात पर व्योमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हारी कंप्यूटर स्किल काफ़ी डेवलप हो गई है। अब व्योमा ने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, आखिर तुम्हें यह बात तो माननी पड़ी। आगे आगे देखते जाओ मेरी ताकत क्या रंग लाती है। अभी तो मैंने सिर्फ एक कंपनी के सिस्टम को अपने कब्जे में किया है। धीरे धीरे मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी भी मुझे रोक नहीं पाएगी। मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ अपने कंट्रोल में ले लूँगी। यह पूरी दुनिया इंटरनेट के सहारे पर चलती है। जरा सोचो, अगर वही इंटरनेट मेरी उंगलियों के इशारे पर काम करने लगे तो क्या होगा? व्योमा की बातों में ओवर कॉन्फिडेंस जरूर था, मगर उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अनिका भी यह सोचकर हैरान हो रही थी कि रातों रात व्योमा के दिमाग में इतनी ताकत कैसे आ गई थी, मगर किसी तरह अनिका व्योमा का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहती थी। अनिका ने व्योमा से कहा, इसमें तुम्हारे दिमाग का कोई कमाल नहीं है। तुम पहले भी गुलेरिया कंपनी के IT डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हो। उनके ज़्यादातर पासवर्ड तुम जानती थी, और सबसे बड़ी बात, नताशा की माँ संध्या के कहने पर मैंने नताशा के कजिन को गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी में नौकरी दिलवाई थी, जिसके जरिए तुमने कंपनी के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करवाए थे। अब इस तरह की चोरियां करके तो कोई भी हैकिंग कर सकता है। शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारी हैकिंग को जिसने फेल किया वह मैं थी। मैच कुछ ही घंटों में मैंने वह सब कुछ सीख लिया जो सीखने के लिए तुम्हें सालों लग गए। अनिका यह सब कुछ व्योमा से इसलिए कर रही थी ताकि वह उसे प्रोवोक कर सके और व्योमा अपने आप पर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उगलवाने लगे। अनिका की इन बातों पर व्योमा को गुस्सा आ रहा था, मगर कुछ ही सेकंड के बाद अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए व्योमा ने कहा, तुम चाहे जितना भी प्रोवोक करने की कोशिश करो मुझे, मगर बहुत जल्द पछताओगी। 15 दिन के अंदर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं कितनी ताकतवर हो चुकी हूँ। मेरे दिमाग पहले से बहुत ज़्यादा तेज और ताकतवर हो चुका है। मेरे दिमाग की ताकत मैं खुद महसूस कर सकती हूँ। बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जिन्हें कैलकुलेटर के सहारे पूरा किया करती थी, अब कुछ ही सेकेंड में उन्हें मैं अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकती हूँ। अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने के लिए पहले मुझे घंटों लग जाते थे, अब कुछ ही सेकेंड में मेरा दिमाग मेरे शरीर और मेरे इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर सकता है। दिमाग की ताकत इस दुनिया के किसी भी ताकत से बहुत बड़ी होती है। यह बात मुझे रियलाइज हो चुकी है और बहुत जल्द तुम लोगों को भी मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। व्योमा की बातें काफ़ी डरावनी और बेतुकी थी, मगर अनिका इन्हें लाइटली नहीं लेना चाहती थी। अनिका ने अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए अपनी नज़रें झुकाकर व्योमा से कहा, जब नताशा जेल में बेहोश हुई और उसे वो लोग हॉस्पिटल भेज रहे थे, तभी उसकी एम्बुलेंस में तुम नताशा के स्ट्रक्चर के नीचे छिप गई और इसी तरह तुम जेल से बाहर निकली है ना? अनिका को यह सारी बातें कैसे पता थी, यह देखकर व्योमा हैरान रह गई। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि एक बार उन लोगों ने तुम्हें उस जेल से छुड़वा लिया तो वापस भी वह लोग कामयाब होंगे? यह स्पेशल डिपार्टमेंट का सेल है। आम लोगों के मुकाबले यहाँ की सिक्योरिटी कई गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इंसान तो छोड़ो, बिना इजाज़त यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वह लोग तुम्हें यहाँ से नहीं छुड़ा पाएंगे। अनिका की इस बात को सुनने के बाद व्योमा ने भी अपनी नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में कहा, वह लोग मुझे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग मेरी कीमत अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट हैकर बनने वाली हूँ। उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। व्योमा की बात सुनने के बाद अनिका इतना समझ चुकी थी कि जरूर उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने व्योमा को कोई बहुत बड़ा लालच दिया था, वरना व्योमा जैसी सेल्फिश लड़की इतनी देर तक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन छुपा के रखे, यह बात तो मुमकिन नहीं थी।
अनिका ने फिर से टॉपिक बदलते हुए व्योमा से पूछा, मगर इतना याद रखना कि तुम्हें ना ही अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने दिया जाएगा और ना ही तुम्हें कोई कंप्यूटर मिलेगा। फिर तुम्हारी ताकत आजमाने का तुम्हें मौका कैसे मिलेगा? अनिका की इस बात पर व्योमा ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, तुम चाहो तो मुझे टॉर्चर कर सकती हो, मारपीट का सहारा ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इस तरह की बातें करके तुम मुझे डिमोरलाइज नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा ना, मेरा दिमाग पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। मेरा दिमाग मेरे इमोशंस पर कंट्रोल करना जानता है। अनिका समझ चुकी थी कि अब आगे व्योमा आसानी से कुछ बताने वाली नहीं थी, इसलिए अनिका इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गई। हर एक कांच की दीवार से इंस्पेक्टर अब्बास अंदर अनिका और व्योमा को बातें करते भी देख और सुन रहे थे। हालांकि अंदर से इंस्पेक्टर अब्बास दिखाई नहीं दे रहे थे। अनिका के बाहर आते ही इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा कि इस वक्त हर व्योमा पर टॉर्चर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उसके ब्लड सैंपल का टेस्ट करना बाकी है। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनते ही अनिका ने हैरानी से इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखा और कहा, इसका क्या मतलब है? यह है कि इससे पहले कि अनिका अपनी बात पूरी कर पाती, इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, व्योमा ने खुद कबूल किया है कि उसे जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज लाने वाला ड्रग इंजेक्ट किया गया है। अनिका इंस्पेक्टर की यह बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका ने यह पहली बार महसूस किया था कि उसके इस्तेमाल के बाद इंसान के अंदर इतने चेंजेज आ सकते थे। हालांकि व्योमा पहले भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट थी, मगर इतनी ज़्यादा ताकत और काबिलियत उसके दिमाग में देखकर अनिका भी हैरान थी। अनिका ने व्योमा से यह तो कह दिया था कि उसके नताशा के भाई की मदद से सारी हैकिंग की थी, मगर वह जानती थी कि इतनी सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल टीम द्वारा बनाई गई इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना काफ़ी मुश्किल काम था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, यह ड्रग वाकई काफ़ी खतरनाक है। अगर यह ड्रग किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो इस दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अनिका खुद भी ड्रग की ताकत पहले देख चुकी थी। कुछ ही दिनों में विक्रम के अंदर 10 भालू की ताकत आते हुए अनिका ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी अचानक अनिका के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर यह ड्रग सचमुच इतना पावरफुल था तो क्या यह ड्रग मयूर गुलेरिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता था? यह ख्याल अनिका के दिमाग में आते ही अनिका कुछ परेशान नजर आने लगी। जब इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका के चेहरे पर परेशानी देखी तो उन्हें लगा कि जरूर अनिका इस केस के लिए परेशान हो रही है। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, तुम चाहो तो लेबोरेटरी में जाकर एक बार प्रोसीडिंग्स पर नजर डाल सकती हो। इंस्पेक्टर अब्बास की बताई गई लेबोरेटरी के अंदर कई एक्सपर्ट अलग अलग मशीन में व्योमा के ब्लड सैंपल को एग्जामिन कर रहे थे। हर तरह के स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन को एग्जामिन किया जा रहा था। व्योमा के खून में एक अननोन केमिकल कंपोनेंट पाया गया था, मगर अभी किसी एक्सपर्ट को यह नहीं पता था कि आखिर वह केमिकल कंपोनेंट क्या था और उस कंपोनेंट की वजह से व्योमा के शरीर में क्या बदलाव हो रहे थे। हर एक एक्सपर्ट ने अब तक की अपनी रीडिंग अपने ठीक बगल में रखे कंप्यूटर में फीड की थी। अनिका अलग अलग एक्सपर्ट के पास जाकर उनके मॉनिटर में व्योमा के खून की टेस्टिंग की रीडिंग पढ़ रही थी। अनिका धीरे धीरे यह देखकर हैरान हो रही थी कि हर रीडिंग में अलग अलग नतीजे सामने आ रहे थे। रीडिंग कंटेंट नहीं थी। हाँ, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग रीडिंग दिए, यह बात काफ़ी कॉमन थी, मगर अलग अलग एक्सपर्ट की रीडिंग में इतना फर्क अनिका ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक्सपर्ट अपनी बारीकी से हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन कर रहे थे, मगर उन्हें एक दूसरे की रीडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। अनिका ने सारे एक्सपर्ट के मॉनिटर पर अपनी रीडिंग पढ़ी थी। अनिका ने खुद एक डॉक्टर होने के नाते कभी किसी भी पेशेंट की रीडिंग में इतना फर्क नहीं देखा था। इसका मतलब साफ था कि व्योमा के खून में भी कंटेंटली बदलाव हो रहा था। खून के लिए गए सैंपल के अंदर इतने सारे वेरिएबल रिजल्ट आना काफ़ी हैरान की बात थी। अनिका यह सब कुछ सोचकर काफ़ी परेशान हो गई थी। तभी लेबोरेटरी के बाहर से अचानक ही लोगों के चीखने और दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अनिका तुरंत लेबोरेटरी से बाहर निकली। अनिका ने देखा कि कुछ लेडी कांस्टेबल इंटेरोगेशन रूम के अंदर दौड़ कर जा रही थी।
अनिका भी उनके पीछे व्योमा के इंटेरोगेशन रूम के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही अनिका ने देखा व्योमा जिस बेंच पर बैठी थी उसी बेंच के पास वह जमीन पर लेटी हुई थी। आसपास खड़ी लेडी कांस्टेबल व्योमा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर व्योमा के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। एक लेडी डॉक्टर तुरंत व्योमा की पल्स चेक करने लगी। कुछ देर तक व्योमा की नब्ज पर हाथ रखने के बाद उस लेडी डॉक्टर ने अनिका की ओर देखकर कहा, वी आर लॉसिंग हर। इसकी पल्स काफ़ी वीक हो चुकी है। अनिका यह सुनकर चौंक हो गई। अनिका ने कुछ ही देर पहले व्योमा के साथ बात की थी, तब व्योमा की हेल्थ काफ़ी नॉर्मल थी। फिर उसे अचानक ही क्या हो गया था, यह बात सबकी समझ के बाहर थी। उस लेडी डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, जल्दी करो, सीपीआर देने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट व्योमा के शरीर में सीपीआर देने की तैयारियां करने लगे। अनिका काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। जैसे ही डॉक्टर व्योमा को सीपीआर देने की कोशिश करने लगी, अनिका ने चिल्लाकर डॉक्टर से कहा, रुक जाओ, उसे सीपीआर ट्रीटमेंट मत देना। लेडी डॉक्टर और उसके पास खड़े सभी लोग अनिका की बात सुनकर अपनी अपनी जगह पर रुक गए। लेडी डॉक्टर व्योमा को सीपीआर देने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, मगर अनिका को मना करते हुए देखकर वह हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी और पूछने लगी, यह क्या कह रही हो आप? इसकी नब्ज बिल्कुल वीक पड़ चुकी है। अगर सीपीआर नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी इनकी सांसें बंद हो जाएंगी। अनिका तेजी से उस लेडी डॉक्टर के पास आई और कहने लगी, देखिए, इसे इस एक ड्रग से इंजेक्ट किया गया है। मैं इसके बारे में फ़िलहाल ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, मगर इतना कह सकती हूँ कि इनके शरीर में इसके जीन्स तेज़ी से बदल रहे हैं। यह बदलाव उसके शरीर को ताकतवर बना रहा है, मगर यही बदलाव उसकी जान भी ले सकता है। लेडी डॉक्टर ने अपने सामने पड़ी व्योमा की ओर देखकर कहा, तो आप कहना क्या चाहती हैं? अगर मैंने इन्हें सीपीआर दिया तो इनके शरीर में वह बदलाव इतने तेज हो जाएंगे कि इसका शरीर उन बदलाव को झेल नहीं पाएगा। क्या मैं सही समझ रही हूँ? अनिका के पास इस वक्त उस लेडी डॉक्टर को सब कुछ समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी कमरे में खड़ी एक ऑफिसर ने अनिका से कहा, लेकिन अगर इसी तरह से मरने दिया गया तो इसके साथ साथ इससे जुड़े सारे राज भी खत्म हो जाएंगे। हम कभी ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप तो जानती हैं कि इस केस से जुड़ी यह आखिरी उम्मीद है हमारे पास। अनिका भी सोच रही थी कि वो किस तरह व्योमा की जान बचाए। तभी अचानक अनिका को एक तरकीब सूझी। अनिका ने अपनी एक्यूपंक्चर की कुछ सुइयां निकाली और लेडी कांस्टेबल से कहा, जरा व्योमा के शरीर को पलट दो। लेडी कांस्टेबल ने अनिका का ऑर्डर मिलते ही जमीन पर व्योमा को पलट दिया। अनिका व्योमा के पास बैठी और फिर बड़े ही ध्यान से व्योमा के गले के पिछले हिस्से में एक के बाद एक सुइया लगाने लगी। जैसे ही अनिका ने सुइया चुभाना शुरू किया, व्योमा के गले से खून बहने लगा। खून को देखकर व्योमा के बिल्कुल पास बैठी लेडी डॉक्टर भी हैरान हो गई। खून बिल्कुल पानी जितना पतला था। लेडी डॉक्टर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका किस तरह की ट्रीटमेंट कर रही थी। लेडी डॉक्टर अनिका को कोई सवाल पूछती, इससे पहले ही जमीन पर पड़ी व्योमा अचानक ही खांसने लगी। खांसते खांसते व्योमा धीरे से जमीन पर ही बैठ गई और एक के बाद एक अपने गले से सुइया निकालते हुए व्योमा ने अनिका से कहा, यह क्या कर रही थी तुम मेरे साथ? अरे क्या हुआ था मुझे? मैं अचानक यह जमीन पर कैसे बैठ गई? व्योमा को अपनी हालत पर हैरान होते देखकर अनिका ने व्योमा को सहारा देते हुए जमीन से उठाया और फिर से बेंच पर बैठा दिया। व्योमा अपने गले से निकल रहे खून को अपने हाथों से मिटाने की कोशिश कर रही थी। अपने गले से निकल रहे खून को देखकर व्योमा को भी काफी अजीब लग रहा था। व्योमा के चेहरे की परेशानी देखकर अनिका ने व्योमा से कहा, देखो, उन लोगों ने तुम्हारे शरीर में जो ड्रग इंजेक्ट किया है उसी का असर है यह। यूँ समझ लो कि तुम्हारे खून के अंदर एक बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया था, जो खून में जाते ही रिप्रोडक्शन करने लगता है। लगातार रिप्रोडक्शन होने की वजह से हर गुजरते मिनट के साथ तुम्हारे शरीर के अंदर हजारों बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। उन हजारों में लाखों और लाखों से करोड़ों, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर के अंदर ताकतवर बदलाव तो जरूर हो रहे थे, मगर तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उस ड्रग से बने बैक्टीरिया के हवाले हो रहा था। अनिका की बात सुनते ही व्योमा गहरी सोच में चली गई। वह धीरे धीरे अपने आप से बातें करने लगी। इसका मतलब
उन लोगों ने मुझसे झूठ कहा, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। मुझसे ताकतवर हैकर उन्हें कभी नहीं मिल सकता। वह लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। फिर अचानक व्योमा ने अनिका की ओर देखकर कहा, झूठ बोल रही हो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। तुम यह जताना चाहती हो कि मुझे मरने से सिर्फ तुम बचा सकती हो, ताकि मैं उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूं। मगर मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम गलत हो। अनिका ने कसकर व्योमा का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। अनिका की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर कुछ देर के लिए व्योमा भी सोच में पड़ गई। तभी अचानक व्योमा को सिर में दर्द महसूस होने लगा। उसे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कोई मकड़ी चल रही थी। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में जैसे चींटियों ने हमला कर दिया था। उसकी नसों में दर्द महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में व्योमा का पूरा शरीर जलने लगेगा। अनिका ने दर्द से तड़प रही व्योमा से कहा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। व्योमा अनिका को कुछ कहने की कोशिश करने लगी। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक ही उसका गला घुटने लगा था। अनिका ने व्योमा से पूछा, मुझे बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें कब और कैसे कांटेक्ट किया? तुम्हें यह ड्रग किसने दिया था और किसने बात की थी तुम्हारे साथ? बताओ, वह लोग क्या चाहते हैं तुमसे? व्योमा बार बार अनिका को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर कह नहीं पा रही थी। व्योमा का चेहरा लाल होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके अंदर से किसी ने उसका गला घोट दिया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। अनिका ने अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, जल्दी हमें इसे ट्रीट करना होगा। जैसे ही व्योमा को उठाने के लिए अनिका ने व्योमा को कंधे से पकड़ने की कोशिश की, व्योमा ने अनिका का हाथ हटाया। व्योमा का शरीर झटके से बेंच पर गिर गया। व्योमा ने कसकर अनिका का हाथ पकड़ लिया था। अनिका को अपनी ओर खींचते हुए अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर व्योमा ने अनिका से कहा, तुम्हें अपनी कही हुई बातों का जवाब ना मिले, मैं इसी में खुश हूँ। यह व्योमा की जिंदगी के आखिरी कुछ लफ्ज थे, जिन्हें कहने के बाद व्योमा ने अपनी सांसें छोड़ दी। व्योमा का शरीर बिना किसी मूवमेंट के बेंच पर पड़ा था। व्योमा के आसपास खड़े सारे लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे। अनिका फटी हुई आंखों से बेंच पर पड़ी व्योमा को देख रही थी। जब इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका को इंटेरोगेशन रूम में हुए किस्से के बारे में पता चला, तो वह लोग दौड़कर इंटेरोगेशन रूम में आए। व्योमा को बेंच पर बेजान पड़ा देखकर इंस्पेक्टर अब्बास ने पूछा, क्या मरने से पहले इसने कोई इन्फॉर्मेशन दी? हैरान अनिका ने सिर्फ नाम में अपना सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर भूमिका ने शौक में अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर व्योमा अपनी आखिरी सांस तक उस आदमी का नाम क्यों छुपाना चाहती थी। क्या सचमुच वो अनिका से इतनी नफरत करती थी कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं की? अनिका की परेशानी देखने के लिए व्योमा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। आखिर क्या वजह हो सकती थी व्योमा की इस तरह की जलन की? यह सारी बातें अनिका की समझ के बाहर थी, मगर अनिका जानती थी वह किसी की जलन पर काबू नहीं पा सकती थी। व्योमा की जलन उसकी अपनी निजी कमजोरी थी। ऐसा नहीं था कि अनिका किसी गलती की वजह से व्योमा की मौत हुई थी। अनिका ने होश संभालने के बाद अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका से कहा, वो ड्रग इंसानों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जैसे ही वह ड्रग इंसान के शरीर में जाता है, इंसान के शरीर के अंदर मल्टीपल बैक्टीरियास का पैदा होना शुरू हो जाता है। वह बैक्टीरिया एक में से 1000 होते हैं और 1000 में से लाखों। धीरे धीरे इंसान का शरीर और दिमाग और बढ़ते बैक्टीरिया के रिम्यूलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। शरीर जरूर ताकतवर हो जाता है, मगर उन बैक्टीरिया को सह पाने की शक्ति शरीर के अंदर खत्म हो जाती है। व्योमा के साथ भी वही हुआ। उसका दिमाग ताकतवर हो रहा था, मगर उसके दिमाग के अंदर बैक्टीरिया को संभाल पाने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसके दिमाग ने अपने शरीर पे अपना कंट्रोल खो दिया और व्योमा की मौत हो गई। हमें किसी तरह इस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचकर इस ड्रग के इस्तेमाल को रोकना होगा। यह ड्रग इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। अपनी बात कहने के बाद अनिका को अपनी ही सोची हुई बात पर अफसोस होने लगा, मगर मयूर गुलेरिया को ठीक करने के लिए
इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल करना उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकता था। यह बात अनिका अच्छी तरह समझ चुकी थी। मयूर गुलेरिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं आने वाला था। अनिका यह सोचकर निराश जरूर हुई थी, मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अनिका ने तभी उसी वक्त सोच लिया कि वह ट्रेडिशनल मेडिसिन के किसी गुरु से मिलकर हड्डियों में दोबारा पहले वाली जान लाने की दवाई के बारे में पूछेगी। स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से निकलने के बाद जैसे ही अनिका अपनी कार में बैठी, उसी अननोन नंबर से अनिका को फिर से एक मैसेज आया। इस बार उस सरफिरे पागल क्रिमिनल ने अनिका को लिखा था, कैसा लगा तुम्हें मेरा दूसरा तोहफा? चलो अब तो मुझे थैंक यू बोल दो। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन औरत को मैंने खत्म कर दिया। वैसे अब तक तुम्हें यह तो पता चल चुका होगा कि हमने जो ड्रग व्योमा को दिया था वह ड्रग अधूरा था, इसलिए मैंने ही व्योमा को तुम लोगों के हवाले किया था ताकि व्योमा तुम्हारे सामने दम तोड़े, तुम उसे मरता हुआ देख सको। आखिर अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने का मजा ही कुछ और होता है। तुमने उस ड्रग की ताकत तो देख ली, अब तो तुम्हें विश्वास हुआ ना कि वह ड्रग तुम्हें कितना पावरफुल बना सकता है। उस खतरनाक क्रिमिनल की बातों को नजरअंदाज करते हुए अनिका ने रिप्लाई करते हुए लिखा, तुमने व्योमा को हमारे पास नहीं भेजा, हमने खुद उसे पकड़ा है। उस आदमी ने फिर से रिप्लाई करते हुए लिखा, बहुत भोली हो तुम, डॉक्टर तो बेशक बहुत अच्छी हो, मगर अभी दुनियादारी में काफी कच्ची हो, पकड़ने में और भेजने में फर्क नहीं समझ सकती। अगर अभी तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मैं एक और तोहफा भिजवा देता हूँ, मगर इतना याद रखना कि हर बार तोहफे अच्छे लगे यह जरूरी नहीं है। अनिका समझ चुकी थी वह सरफिरा पागल अनिका को दबे शब्दों में धमकी दे रहा था। अनिका ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, मगर अनिका अंदर ही अंदर यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उस सरफिरे पागल का अगला निशाना कौन हो सकता था। अनिका जानती थी उसके कहने का मतलब यह था कि इस बार उसका टारगेट अनिका का कोई करीबी हो सकता है। तभी अचानक अनिका के फोन पर किशन मामा का फोन आया। किशन मामा ने काफी दिनों बाद अनिका को कॉल किया था। अनिका ने तुरंत किशन मामा का कॉल रिसीव किया। किशन मामा ने अनिका से कहा, अनिका बेटा तुम ठीक तो हो ना? किशन मामा की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, आप लोग कैसे हैं? किशन मामा ने जवाब देते हुए कहा, बेटा हम सब तो ठीक हैं, मगर डॉक्टर रीतू कल्याण शास्त्री के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बहुत गहरी साजिश करने वाली है। मैंने बस तुम्हें अलर्ट करने के लिए कॉल किया था। किशन मामा की बात पर हैरान होते हुए अनिका ने पूछा, इस वक्त आप कहाँ हैं मामा? किशन मामा ने जवाब देते हुए कहा, मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हूँ। यहाँ डॉक्टर रीतू ने मल्होत्रा फार्मेसी के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। वह यह कह रही हैं अनिका जो डॉक्टर अमृता है वह खुद मल्होत्रा फार्मेसी के कनेक्टेड होने के बावजूद ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयों की बुराई करती हैं। उसे आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल दवाइयों में कोई भरोसा नहीं है। अब आप ही लोग सोचिए, कंपनी के मालिक की भांजी अगर ऐसे विचार रखती हैं तो कंपनी किस तरह की दवाई बनाती होगी। अनिका जानती थी जब से अमृत टेबलेट मार्केट में लॉन्च हुई थी तब से कल्याण शास्त्री का दबदबा मार्केट में खत्म होने लगा था, और विक्की की मौत के बाद कल्याण शास्त्री न सिर्फ अनिका से बदला लेना चाहता था बल्कि मल्होत्रा फार्मेसी को भी किसी तरह बर्बाद करना चाहता था। अनिका ने किशन मामा से कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, वह लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना याद रखिएगा उन लोगों की किसी भी चाल में आप फंसना मत, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। अनिका का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद किशन मामा ने अंजलि मामी से कहा, इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा है जैसे अनिका के ना होने के बावजूद हर जगह वही मौजूद है। अंजलि मामी ने जवाब देते हुए कहा, हमारी अनिका है ही ऐसी, जितने दोस्त बनाती है उतने ही दुश्मन भी अपने आप बन जाते हैं। तभी अचानक डॉक्टर रीतू किशन मामा के पास आकर बड़े ही प्यार से बोली, कैन आई टॉक टू यू फॉर ए वाइल मिस्टर मल्होत्रा? किशन मामा और अंजलि मामी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर रीतू की हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच थी। अपनी उम्र की बाकी लड़कियों के मुकाबले डॉक्टर रीतू थोड़ी ज़्यादा वजनदार थी। चेहरे पर एक मोटा सा चश्मा था और डॉक्टर रीतू काफ़ी शॉर्ट हेयर रखना पसंद करती थी। डॉक्टर रीतू बड़ी ही पोलाइटली किशन मामा के सामने आकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज़ में कहने लगी,
मिस्टर मल्होत्रा, मैं डॉक्टर रितु। वैसे तो मैं मॉडर्न मेडिसिन की डिग्री हासिल कर चुकी हूँ, मगर मेरे मन में ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए काफ़ी इज्जत है। मैं काफ़ी स्टडी कर चुकी हूँ ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, और मेरा मानना है कि जाने वाले कुछ सालों में हमारे देश की ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ पूरे विश्व में फॉलो की जाएंगी। और जब बात ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन की आती है, तब शास्त्रीय फार्मेसी के साथ साथ मल्होत्रा फार्मेसी का नाम भी मार्केट में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। किशन मामा डॉक्टर रितु की गोल गोल बातें समझ नहीं पा रहे थे, मगर डॉक्टर रितु की आंखों से किशन मामा और अंजलि मामी को यह पता लग चुका था कि जरूर डॉक्टर रितु किसी गहरी साजिश के कारण यहाँ थी। रितु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए सर, ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयों के इस्तेमाल के लिए हमें लोगों को प्रोत्साहन देना है। और आप ही सोचिए, अगर हम ही में से कोई एक इन दवाइयों पर विश्वास न करे और इनकी बुराई करता फिरे, तो लोगों की नज़रों में ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में क्या इमेज बनेगी। हैरान किशन मामा ने डॉक्टर रितु से पूछा, मगर कौन बुराई कर रहा है आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल दवाइयों की हम में से? डॉक्टर रितु ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए किशन मामा से कहा, आप ही की भांजी अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता। हॉस्पिटल में मैंने एक पेशेंट को आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल दवाइयों के जरिए ठीक करने की कोशिश की, मगर आपकी भांजी ने ऐसा होने नहीं दिया और उल्टा मेरे ट्रीटमेंट को गलत प्रूफ करने में कामयाब हो गई। अब जरा सोचिए, ऐसी बातें मेडिकल इंडस्ट्री में कहाँ छुपी रहती हैं। धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर अमृता, जो कि आपकी भांजी है, उसे ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब सोचिए कि ऐसी बातें मार्केट में कब तक छुपी रहेंगी। किशन मामा डॉक्टर रितु की बेतुकी बातें सुनकर अंजलि मामी की ओर देखने लगे। अंजलि मामी ने बड़ी ही नरम और धीमी आवाज में डॉक्टर रितु से कहा, देखिए, हमारी भांजी एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है। कब किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए उसका उसे एहसास भी है और एक्सपीरियंस भी। हो सकता है अभी तुमने इतना एक्सपीरियंस ना हो, मगर इसी तरह अगर तुम दिल लगाकर उसके अंडर काम करती रही तो जरूर एक दिन तुम भी एक काबिल डॉक्टर बन जाओगी। अंजलि मामी का यह कहना सुनकर डॉक्टर रितु के गाल गुस्से से लाल हो चुके थे। तभी किशन मामा को पीछे से किसी ने आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, अरे भाई, आपने तो अब हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया। चलिए सर, जरा हमारे साथ भी एक छोटी सी मीटिंग कर लीजिए। इस कॉन्फ्रेंस के बहाने आपसे मुलाकात हो गई, वरना आजकल तो आपकी अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अरे हमें भी अमृत टेबलेट प्रोवाइड करा दीजिए, मार्केट में हम भी जिंदा रहना चाहते हैं। इसके बाद कुछ लोग किशन मामा को जबरदस्ती अपने साथ खींचकर फूड काउंटर की ओर ले गए। अंजलि मामी कुछ देर तक गौर से डॉक्टर रितु को देखती रही। डॉक्टर रितु मन ही मन काफी झुलस रही थी, और मगर अंजलि मामी बिना कुछ कहे किशन मामा के पीछे चली गई। डॉक्टर रितु कुछ देर तक घूर के किशन मामा और अंजलि मामी को देखती रही। तभी पीछे से किसी ने डॉक्टर रितु को गहरी तेज आवाज में कहा, अभी काफी कच्ची हो इस खेल में। छोटी छोटी चिंगारियों से बड़े बड़े घरों में आग नहीं लगा करती। जब डॉक्टर रितु ने मुड़कर देखा तो कल्याण शास्त्री कंधे झुकाकर डॉक्टर रितु की ओर देख रहा था। विक्की की मौत ने कल्याण शास्त्री को तोड़ दिया था, जिसका असर कल्याण शास्त्री के शरीर पर भी हुआ था। कुछ ही महीनों में कल्याण शास्त्री उम्र जैसे दुगुनी हो चुकी थी। कल्याण शास्त्री के चेहरे और शरीर का बुढ़ापा साफ नजर आने लगा था, मगर आंखों के अंदर अभी भी वही गुस्सा मौजूद था। कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर रितु की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हारा भी वही मकसद है जो मेरा मकसद है, तो बस मेरे साथ जुड़ जाओ। हम एक दिन हमारे दुश्मनों को सबक सिखाने में जरूर कामयाब होंगे। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस लड़की और मल्होत्रा फार्मेसी की बर्बादी। डॉक्टर रितु ने किशन मामा के आसपास खड़ी भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मगर यह कैसे हो सकता है? अमृत टेबलेट जब तक मल्होत्रा फार्मेसी के पास है, तब तक मार्केट में हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग पागल हो रहे हैं मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बिजनेस करने के लिए। कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर रितु को जवाब देते हुए कहा, लोग सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करना जानते हैं। कल तक जो भीड़ हमारे पीछे लगी थी, आज किशन के पीछे लगी है। वो कल फिर हमारे पास होंगे। यह सब वक्त वक्त की बात है।
कल्याण शास्त्री की बात सुनते ही डॉक्टर रितु के चेहरे पर एक उम्मीद दिखाई देने लगी। डॉक्टर रितु ने कल्याण शास्त्री से पूछा, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे पास भी कोई ऐसा ड्रग है जिससे बाजी फिर से पलटकर हमारे पास में आ जाए? कल्याण शास्त्री ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में डॉक्टर रितु से कहा, चलो इसी वक्त मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के पास ले जाऊंगा जिसे मिलने के बारे में तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। डॉक्टर रितु ने बड़ी आंखें करते हुए कल्याण शास्त्री से पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं सर? कल्याण शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा, मैं डॉक्टर वंगापटू की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर वंगापटू का नाम सुनते ही डॉक्टर रितु चौंक गई। डॉक्टर रितु जानती थी कि इस वक्त दुनिया में अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेदिक साइंस का अगर कोई सबसे बड़ा भगवान था तो वह थे डॉक्टर वंगापट्टू। कल्याण शास्त्री की बात पर हैरान होते हुए डॉक्टर रितु ने पूछा, मगर सर, मैंने तो सुना है डॉक्टर वंगापट्टू काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, वह अब कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, मैंने भी यही सुना था कि उन्होंने अपनी सारी विद्या किसी अपने स्टूडेंट को सिखाई थी, मगर उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता। फिर हमें डॉक्टर वंगापट्टू से किस तरह का फायदा हो सकता है? कल्याण शास्त्री ने डॉक्टर रितु को समझाते हुए कहा, किसी को मिलने से पहले फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचा जाता। मीटिंग करने के बाद यह तय किया जाएगा कि इस इंसान से हमें किस तरह का फायदा उठाना है। कल्याण शास्त्री डॉक्टर रितु को लेकर कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गया और कार में बैठकर दोनों डॉक्टर वंगापट्टू के घर जाने लगे। वहां डॉक्टर वंगापट्टू के बंगले के बाहर एक कार तेजी से आकर रुकी। कार में से अनिका बाहर निकली और डॉक्टर वंगापट्टू के बंगले की डोरबेल बजाने लगी। जब एक नौकर ने दरवाजा खोला तब अनिका ने कहा, मैं डॉक्टर वंगापट्टू से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता चला है कि वह अपने हिमालय के आश्रम से कुछ दिन यहाँ रहने आए हैं। नौकर यह बात सुनकर हैरान रह गया। डॉक्टर वंगापट्टू की लाइफ काफ़ी प्राइवेट थी और उनके बारे में कभी किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। नौकर यह देखकर हैरान था कि अनिका के पास आखिर यह इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची कि डॉक्टर वंगापट्टू कुछ दिन पहले अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने दिल्ली आए थे। अभी नौकर अनिका से कोई सवाल करता उससे पहले पीछे से कृष्णन ने आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, अरे आओ आओ अनिका, अंदर आओ। अनिका के दिए हुए फार्मूला और रॉ मटेरियल की वजह से कृष्णन की फार्मेसी को काफ़ी फायदा हुआ था। यूँ समझो कि अनिका की वजह से कृष्णन की फार्मेसी को एक नया जीवन मिला था। इसलिए कृष्णन को अनिका के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर कृष्णन की उम्र भी लगभग 60 साल के करीब थी, मगर उनकी फिटनेस को देखकर यह कहा जा सकता था कि उनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल की होगी। डॉक्टर ने अनिका को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही अनिका लिविंग रूम में दाखिल हुई, अनिका ने देखा कि उसके ठीक सामने एक रॉकिंग चेयर पर डॉक्टर वंगापट्टू आराम कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मगर रॉकिंग चेयर लगातार झूल रही थी। कृष्णन डॉक्टर वंगापट्टू के पास जाकर बैठ गए और धीरे से उनके एक हाथ पर एक हाथ रखते हुए कहने लगे, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। जैसे ही धीरे से वंगापट्टू ने अपनी आंखें खोली, कृष्णन ने डॉक्टर वंगापट्टू से कहा, आपकी वह शिष्य आपसे मिलने आई है जिसके लिए आपको हमेशा नाज रहता है। आपकी आंखों में जो प्राउड मैं अपने आप के लिए देखना चाहता था वह मैंने इस लड़की के लिए देखी है। सचमुच अगर आपके सिंहासन पर कोई बैठ सकता है तो वह सिर्फ यह लड़की है। अनिका को देखते ही डॉक्टर वंगापट्टू चिड़चिड़े हो गए और कृष्णन की बात काटते हुए कहा, इतना आसान नहीं है मेरी गद्दी पर बैठ जाना, काफ़ी तपस्या करनी होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई थी। लोगों को स्वस्थ जीवन देने की चाह में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, और यह आजकल के बच्चे रातों रात दौलत और शोहरत के पहाड़ पर बैठने के लिए मेरी सालों पुरानी तपस्या का इस्तेमाल करते हैं। कृष्णन और अनिका दोनों जानते थे कि काफ़ी वक्त से डॉक्टर वंगापट्टू का स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था। जब से डॉक्टर वंगापट्टू को यह पता चला था कि कृष्णन की फार्मेसी ने अनिका की बनाई हुई दवाइयों की वजह से करोड़ों रुपये कमाए थे, डॉक्टर वंगापट्टू अनिका से थोड़ा नाराज हो गए थे। अनिका ने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ रोहित की दादी माँ को बचाने के लिए किया था और इन द प्रोसेस कृष्ण की हेल्प कर दी थी। अनिका ने कभी पैसों की उम्मीद नहीं की थी और ना ही उसे उस एक्सपेरिमेंट का कोई
मॉनिटरी प्रॉफिट हुआ था। मगर अनिका वांगापट्टू को इस वक्त यह सब समझाना नहीं चाहती थी। कृष्णन ने अनिका को डॉक्टर वांगापट्टू के सामने बैठने का इशारा किया और फिर नौकर से कहा कि वह अनिका के लिए चाय लेकर आए। वांगापट्टू फिर से अपनी आंखें बंद करके अपनी रेसलिंग चेयर पर सिर रखकर लेट गए। कुछ सेकंड बाद धीमी आवाज में डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका से पूछा, क्यों आई हो यहाँ? अब क्या सीखने आई हो मुझसे? मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी सारी विद्या तुम्हें दे चुका हूँ और अभी अभी खुद की तारीफ तुम कृष्णन के मुंह से सुन चुकी हो। फिर अब इस बूढ़े आदमी के पास क्या लेने आई हो? अनिका ने धीमी और दबी हुई आवाज में डॉक्टर वांगापट्टू से कहा, हर गुरु अपने शिष्य को अपनी सीखी हुई हर विद्या सिखाता है, मगर एक विद्या ऐसी होती है जो गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं सिखाता। आज मैं आपसे वही विद्या सीखने आई हूँ। अनिका की बात सुनकर डॉक्टर वांगापट्टू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर वांगापट्टू की उम्र 90 के पार हो चुकी थी। उनके हाथों में हल्की सी कंपन महसूस होती रहती थी। वह अपनी ही बनाई हुई दवाइयाँ से खुद की ट्रीटमेंट करते थे, मगर पिछले कुछ सालों से उन्होंने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनके हाथों का कांपना पिछले कुछ दिनों से बढ़ गया था। डॉक्टर वांगापट्टू ने हैरान होकर अनिका से पूछा, तुम क्या चाहती हो? अनिका ने अपनी जगह से उठकर डॉक्टर वांगापट्टू से कहा, मैं वह दवाई बनाना चाहती हूँ जिससे इंसान की टूटी हुई हड्डियाँ फिर से पहले जैसी ताकतवर हो जाए। अनिका का सवाल सुनकर खुद डॉक्टर कृष्णन हैरान हो गए। डॉक्टर कृष्णन ने इस तरह की किसी भी ट्रीटमेंट या दवाई के बारे में कभी नहीं सुना था। अनिका का सवाल सुनने के बाद डॉक्टर कृष्णन डॉक्टर वांगापट्टू की ओर देखने लगे। डॉक्टर वांगापट्टू कुछ देर तक अनिका को देखते रहे और अपनी रेसलिंग चेयर को अपनी पीठ सीधी करते हुए बैठ गए। कुछ देर तक सोचने के बाद डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका की ओर देखकर कहा, यह विद्या तो खुद भी नहीं जानता। तुम जो सीखना चाहती हो उसे सीखने की मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। डॉक्टर कृष्णन ने धीमी आवाज में अपने पिता डॉक्टर वांगापट्टू से पूछा, तो क्या ऐसी कोई औषधि है ही नहीं जिससे इंसान की हड्डियां पहले की तरह मजबूत और ताकतवर हो सके? डॉक्टर वांगापट्टू ने अपना सिर धीरे से रेसलिंग चेयर पर रख दिया और कहा, पिछले 600 सालों में से तो कोई ऐसी दवा नहीं बनी। हाँ, हमारे देश की पौराणिक किताबों में ऐसी दवाई का जिक्र जरूर है। लोगों ने बड़ी तपस्या की है इस दवाई को फिर से जीवित करने की, मगर किसी को कामयाबी नहीं मिली। अब तो बस किताबों में इस दवाई का जिक्र है। अनिका ने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वांगापट्टू से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दवाई के बारे में किस किताब में जिक्र किया गया है? अनिका के सवाल पर डॉक्टर वांगापट्टू कुछ देर तक खामोशी से अनिका को देखते रहे। उनकी आंखों के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर वांगापट्टू अनिका के इस तरह के सवाल को लेकर नाराज हो गए थे। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने क्या गलत सवाल कर दिया था। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़कर पहले की तरह ताकतवर बनाने के लिए क्या कोई दवा मिल सकती है, और अगर हाँ तो इस दवाई का जिक्र किस किताब में था? डॉक्टर वांगापट्टू ने कुछ देर तक धीमी मगर सख्त आवाज में अनिका से कहा, तुम बाज नहीं आओगी ना लड़की? जब मैंने कह दिया कि ऐसी दवाई अब तक मैं भी बनाने के बारे में सोच नहीं पाया, तब भी तुम जिद पर अड़ी हो। अनिका ने मैं बड़ी ही पोलाइटली जवाब देते हुए कहा, बचपन में आप ही ने मुझे सिखाया था कि आयुर्वेद मेडिकल साइंस की दुनिया बहुत बड़े समंदर जैसी है। इसमें चाहे जितनी गहराई में उतरो तुम हमेशा सतह पर ही रहोगे। डॉक्टर वांगापट्टू ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, 90 साल की तपस्या के बाद भी मैं इस समंदर के सतह पर ही बैठा हूँ, मगर तुम फिर भी पीछे नहीं हट रही। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टर वांगापट्टू अनिका की परीक्षा ले रहे थे। दरअसल कोई भी विद्या सिखाने से पहले डॉक्टर वांगापट्टू इसी तरह पहले अनिका को डिमोटिवेट किया करते थे। जब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि अनिका के अंदर का मोटिवेशन किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होने वाला था, तभी वह अनिका को अपनी विद्या सिखाते थे। डॉक्टर वांगापट्टू यह अच्छी तरह जानते थे कि अनिका चीज़ें सीखने में काफ़ी तेज थी। जो विद्या वह कई सालों बाद सीख पाए थे, वह विद्या अनिका महज कुछ ही दिनों में सीख लिया करती थी। और इसीलिए डॉक्टर वांगापट्टू के लिए
हमेशा से अनिका सबसे प्रिय शिष्य रही थी। डॉक्टर वांगापट्टू ने बहुत ही दिल से अनिका को सारी विद्या सिखाई थी, मगर सचमुच हड्डियां जोड़ने वाली दवाई बनाने के बारे में डॉक्टर वांगापट्टू ने कभी सोचा नहीं था। हाँ, उनके पास कुछ ऐसी पौराणिक किताबें थी जिनमें हड्डियों को फिर से जोड़ने वाले मलहम के बारे में लिखा था, मगर दिक्कत यह थी कि ऐसे मलहम को बनाने के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए थी वह लगभग पिछले कई सालों से दुनिया से लुप्त हो चुकी थी। डॉक्टर वांगापट्टू धीरे से अपनी रेसलिंग चेयर से उठे और वांगापट्टू जैसे ही अपनी जगह से खड़े हुए, कृष्णन ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, मगर डॉक्टर वांगापट्टू ने कृष्णन को इशारा करके दूर रहने के लिए कहा। डॉक्टर वांगापट्टू धीरे धीरे अपने बंगले में बनी लाइब्रेरी की ओर जाने लगे। अनिका और डॉक्टर कृष्णन भी चुपचाप उनके पीछे पीछे जाने लगे। वांगापट्टू की लाइब्रेरी काफी पुराने जमाने के फर्नीचर से बनी हुई थी। साग के लकड़ों की खुशबू पूरे लाइब्रेरी में फैली हुई थी। डॉक्टर वांगापट्टू धीरे धीरे अपने कमरे की एक एक लाइट स्विच ऑन करने लगे। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस लाइब्रेरी को काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं किया गया था, मगर ढेर सारी अलमारियों में रखी हुई किताबें बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई थी। डॉक्टर वांगापट्टू ने एक पुरानी अलमारी खोली और कुछ देर तक उस अलमारी में कुछ ढूंढते रहे। डॉक्टर वांगापट्टू ने कुछ देर बाद 2-3 पुरानी मोटी किताबें बाहर निकाली। किताबों का वजन बहुत ज्यादा था। जैसे ही डॉक्टर वांगापट्टू ने वो किताबें अलमारी से निकालकर अपने हाथ में पकड़ी, उनका पूरा शरीर झुकने लगा। कृष्णन ने तेजी से सारी किताबें अपने हाथ में उठा ली और लाइब्रेरी में रखे टेबल पर सारी किताबें रख दी। किताबों पर काफी धूल जमा थी। कृष्णन ने ये किताब खोलकर देखा। किताब में लिखा हुआ था। टाइटल पढ़ना शुरू किया। तभी डॉक्टर वांगापट्टू ने कृष्णन को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, तुम बचपन से इस विद्या में काफी साधारण विद्यार्थी रहे हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें इन किताबों के बारे में बताया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें लिखी विद्या को समझने के लिए तुम्हारी बुद्धि क्षमता काफी नहीं। डॉक्टर वांगापट्टू की कड़वी बातों से कृष्णन अच्छी तरह वाकिफ थे। बचपन से लेकर आज तक डॉक्टर वांगापट्टू ने अपने बेटे कृष्णन को एक लूजर समझा था। डॉक्टर वांगापट्टू चाहते थे कि जो विद्या वह जानते थे वह सारी विद्या वह अपने बेटे कृष्णन को सिखाएं, मगर कृष्णन का दिमाग शायद उतना तेज नहीं था। कृष्णन स्कूल में उन बच्चों में से था जिन्हें एग्जाम में पास होने में जरूर कोई दिक्कत नहीं होती थी, मगर वह कभी एग्जाम टॉप नहीं कर सकते थे। इसी बात से डॉक्टर वांगापट्टू हमेशा अपने बेटे से नाराज रहते आए थे। डॉक्टर वांगापट्टू की बात सुनने के बाद कृष्णन ने वह किताब बंद कर दी और एक साफ कपड़े से सारी किताबों के ऊपर लगी धूल हटाने लगे। किताबों की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका से कहा, ले जाओ इन किताबों को। इन किताबों में ऋषियों मुनियों के जमाने से चलती आ रही दवाइयों का जिक्र है। आज के जमाने में इन दवाइयों को बनाना नामुमकिन है। इन्हीं किताबों में उस औषधि के बारे में लिखा हुआ है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है और उन्हें पहले जैसी ताकत लौटाता है। मैं खुद भी इस औषधि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि यह एक मलहम जैसा है, एक बाम जैसा, जिसे सिर दर्द होने पर सिर पर लगाते हैं। डॉक्टर वांगापट्टू की बात सुनने के बाद अनिका ने टेबल पर पड़ी एक किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। तभी अचानक ही डॉक्टर वांगापट्टू ने तेज आवाज में कहा, यह किताबें तुम घर जाकर पढ़ सकती हो, मेरा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर वांगापट्टू की इस बिहेवियर पर कृष्णन इशारे से अनिका को सॉरी कहने लगा, मगर अनिका जानती थी कि डॉक्टर वांगापट्टू का स्वभाव पहले से किसी रोलर कोस्टर की तरह था। कभी उनका पारा बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता तो कभी एकदम शांत हो रहता था। अनिका ने सारी किताबें उठाई और लाइब्रेरी से बाहर की ओर चलने लगी। डॉक्टर कृष्णन भी अनिका के पीछे पीछे उसे बाहर तक छोड़ने आए। डॉक्टर वांगापट्टू के बंगले के बाहर एक और कार आकर रुकी, जिसमें से कल्याण शास्त्री डॉक्टर रितु को लेकर बाहर उतरे। जैसे ही कल्याण शास्त्री बंगले के दरवाजे पर पहुंचे, एक नौकर ने उन्हें अंदर आने से पहले पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं साहब? कल्याण शास्त्री ने अपना गला खराशते हुए उस नौकर से कहा, मैं यहाँ डॉक्टर वांगापट्टू से मिलने आया हूँ।
मेरा नाम कल्याण शास्त्री है, वह मुझे जानते हैं। इससे पहले कि कल्याण शास्त्री बंगले के अंदर कदम रखते, नौकर ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा साहब, लेकिन इस वक्त बड़े साहब को कोई मिलने आया है, आपको इंतजार करना होगा। नौकर की बात सुनते ही कल्याण शास्त्री काफ़ी हैरान हो गए। कल्याण शास्त्री अच्छी तरह जानता था कि आज दिल्ली में आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े लोगों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और डॉक्टर वांगापट्टू कभी किसी से मिलते जुलते नहीं थे। यह बात भी कल्याण शास्त्री अच्छी तरह जानता था। ट्रेडिशनल मेडिसिन के बिजनेस में होने के नाते डॉक्टर वांगापट्टू कल्याण शास्त्री को जानते थे। तभी कृष्णन और अनिका लाइब्रेरी से बाहर निकले। अनिका ने कृष्णन से कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं यह किताबें आपको वापस जरूर लौटा दूंगी। कृष्णन ने अपनी नजरें झुकाते हुए अनिका से कहा, तुमने सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? इन किताबों को समझ सको इतना IQ लेवल नहीं है मेरा, और वह तुम्हें अपने बाद इस फील्ड में सबसे ज़्यादा तेज और टैलेंटेड समझते हैं, इसलिए यह किताबें पिताजी ने तुम्हें सौंपी है। यूँ समझ लो कि पिताजी की विरासत पिताजी ने तुम्हें दी है, और मुझे इस बात से कोई जलन नहीं हो रही। मेरा यकीन मानो, पिताजी की बातों से मैं भी सहमत हूँ। जब तुम छोटी थी तब पिताजी तुम्हें जो भी विद्या सिखाते वह तुम झट से सीख लेती। तुम्हें विद्या सिखाने के बाद पिताजी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती थी वह मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकता। मगर पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में कोई पिताजी से ज़्यादा नाम करेगा तो वह सिर्फ तुम होगी। कृष्णन का जवाब सुनकर अनिका को खुशी जरूर महसूस हो रही थी, मगर साथ साथ वो यह भी जानती थी कि डॉक्टर वांगापट्टू ने हमेशा ही कृष्णन को एक बिलो एवरेज शिष्य समझा था। अनिका ने डॉक्टर कृष्णन से कहा, आप आपकी और डॉक्टर वांगापट्टू की सेहत का ख्याल रखिएगा। अपने चेहरे से चश्मा उतारते हुए कृष्णन ने अनिका से कहा, पिताजी की उम्र हो चुकी है, बस अब मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अब वह जितने साल जिए बस मेरी आंखों के सामने जिए, ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। उन्हीं से सीखी विद्या से बनाई हुई दवाइयों से मैं उन्हें कुछ और साल जिंदा रख सकता हूँ। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है उनका बेटा। अनिका मन ही मन यह सोचने लगी कि एक तरफ कृष्णन जैसे बच्चे हैं जो अपने पिताजी की इतनी डांट सुनने के बावजूद बुढ़ापे में उनकी सेवा कर रहे हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिमाग से माँ बाप से भी ज़्यादा तेज होते हैं, लेकिन जब तक उनके माँ बाप बूढ़े होते हैं वह माँ बाप से दूर जाकर अपनी एक अलग दुनिया बसा चुके होते हैं। जो माँ बाप सारी उम्र अपने बच्चों को बाकी लोगों से स्मार्ट और तेज बनाने में निकाल देते हैं, उन्हीं माँ बाप को जब बुढ़ापे में बच्चों की ज़रूरत पड़ती है तो वह स्मार्ट और तेज बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके होते हैं। यह सोचते सोचते अचानक ही अनिका को यह ख्याल आया कि उनके दोनों बच्चे आर्यन और रिया जमाने से काफ़ी ज़्यादा तेज थे। तो यह बात तो साफ थी कि अनिका के बुढ़ापे में रिया और आर्यन अपनी एक अलग दुनिया बसा चुके होंगे, और तब शायद अनिका और रोहित को एक दूसरे के ही सहारे जीना होगा।